अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है यूपीबीओसीडब्ल्यू। तो आप सभी के सामने गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहाँ से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आप देखोगे कि नवीन श्रमिक पंजीकरण का जो ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया है, न्यू करके हाईलाइट हो रहा है। तो हमें यहाँ पर एक श्रमिक के तौर पर पंजीकरण करने के लिए इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना जो मंडल है वो सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो जो भी आपका क्षेत्र लगता है वो यहाँ पर सेलेक्ट करोगे और इसके बाद में आप सभी को अपना जो जनपद है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। श्रमिक का जो आधार नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा, तो आधार नंबर यहाँ पर आप अपना जो है दर्ज करोगे, सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो हमारे आधार कार्ड से जो भी हमारा मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, जिसके लिए हमें ओटीपी भेजे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो ओटीपी आपको रिसीव हुआ है वो यहाँ पर ओटीपी के सेक्शन में दर्ज करना है। साथ ही में एक कैप्चा कोड आपको दिखेगा, प्लस करने के लिए बोला गया है तो प्लस करना है, माइनस करने के लिए बोला गया है तो माइनस करना है। उसका जो आंसर आएगा यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में प्रमाणित करें के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड से डेटा वेरीफाई होकर के हमारे सामने कुछ इस तरीके का आ जाएगा, जिसमें कि नाम आप चेंज नहीं कर पाओगे, बाकी की जो डिटेल है वो हमें मैनुअली यहाँ पर दर्ज करना है। तो यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो राशन कार्ड संख्या अगर आपके पास में है तो यहाँ पर आकर के अपना जो राशन कार्ड नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। अगर परिवार के पास में राशन कार्ड नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हो। कार्य प्रकार के सेक्शन में आना है तो यहाँ पर लिस्ट दी गई है, जैसे कि मैंने बताया था कि ढेरों काम दिए गए हैं। कोई भी प्लम्बर है, कोई भी इलेक्ट्रिक का काम करता है, पुताई का काम हो गया, इलेक्ट्रिशियन के तौर पर काम करते हो, रसोई में काम करने वाले, तो पचासों तरीके के काम यहाँ पर दिए गए हैं। आपका जो भी ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको अपने माता का जो नेम है यहाँ पर इंग्लिश के अंदर फिल करना है और यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज के अंदर माँ का जो नाम है यहाँ पर दर्ज करना है। वैवाहिक स्थिति पूछी जाएगी तो आप शादीशुदा हो या फिर अनमैरिड हो यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में आप सभी को वर्ग के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर आप सभी का सोशल जो भी वर्ग है, जैसे कि आप ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, तो अलग अलग ऑप्शन देंगे। कोई अगर अल्पसंख्यक है तो वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको अपनी ईमेल आईडी दर्ज करना है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो भी आपका लेवल है यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो निरक्षर वाला जो ऑप्शन दिया गया है ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपने मनरेगा योजना के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन आपने कर रखा है, जो सरकार की योजना होती है राष्ट्रीय रोजगार योजना, जिसके अंदर आपको मिनिमम कुछ ना कुछ दिनों का काम दिया जाता है, तो अगर आप उसमें पंजीकृत हो तो आप उसमें टिक करोगे। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप इसे ब्लैंक छोड़ दोगे। इसके बाद में आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर ये जो सेक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको अपना जो एड्रेस है, जो भी आपका वर्तमान पता है, सबसे पहले तो उसका जो जनपद है, तहसील है, यहाँ पर सेलेक्ट करोगे और नगरीय क्षेत्र से हो तो नगर निकाय, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो विकास खंड वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है और इसके बाद में आपको अपने ब्लॉक का जो नाम है यहाँ पर लिस्ट में से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर गांव की लिस्ट आ जाएगी, तो जो भी आपके गांव का नाम है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। अपने एरिया का जो पिन कोड है वो आप यहाँ पर दर्ज करना है और पोस्ट ऑफिस यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में जो भी उस एरिया का थाना लगता है, पुलिस थाना, वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है मैनुअली। आप सभी का जो कंप्लीट एड्रेस है आधार के जैसे यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर मकान संख्या आपको अलग सेक्शन दिया गया है, इसमें दर्ज करना है। अब इतना करने के बाद में अगला जो सेक्शन दिखेगा वो फिर अगेन आप सभी को एड्रेस का ही दिखेगा, जहां पर आप सभी को अपना जो पता है अगेन यहाँ पर दर्ज करना होगा। ये जो पता दर्ज करना है वो स्थायी पता की बात की जा रही है। ऊपर जो पता हमने दर्ज किया था वो वर्तमान पता था। अगर आपके केस में परमानेंट एड्रेस है, एप्लीकेबल है, तो यहाँ पर दर्ज करोगे। अगर डिफरेंट एड्रेस कोई है, परमानेंट एड्रेस, अगर आपके केस में एप्लीकेबल नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हो। इसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, स्थायी पता और वर्तमान पता दोनों ही सेम है। इस ऑप्शन पे टिक कर दोगे तो आपको अलग से कोई पता दर्ज करने की जरूरत नहीं होगी। वही जो पता ऊपर आपने फिल किया वो ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉपी हो जाए। अब इसके बाद में यहाँ पर आप सभी को अगला सेक्शन मिलता है नॉमिनी डिटेल का, जहां पर सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेगा कि आप विदेश में काम करने के इच्छुक हैं। अगर आप इंडिया के बाहर भी काम करने के इच्छुक हैं तो यहाँ पर आप यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अगर आप इच्छुक नहीं है तो आप नहीं के ऑप्शन पे टिक कर सकते हो, ये आपकी मर्जी पर है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन यही मिल जाता है कि नॉमिनी क्या श्रमिक के तौर पर पहले से इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। तो पहले से अगर आपने नॉमिनी का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, जैसे कि पति पहले रजिस्ट्रेशन कर चुका है, पत्नी का अप्लाई करा, तो वो यहाँ पर टिक कर सकता है। लेकिन जैसे कि हमने रजिस्ट्रेशन इससे पहले अदर किसी परिवार के सदस्य का नहीं कराया है तो हम इस पर टिक नहीं करेंगे। हमें मैनुअली नॉमिनी का जो नेम है यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर फिल करना है। इसके बाद में यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज के अंदर श्रमिक से संबंध क्या है, तो ऊपर जिनका भी फॉर्म आप फिल कर रहे हो, जैसे कि उनके पति हो सकते हैं, पत्नी हो सकती है, बेटा हो सकता है, भाई हो सकता है, तो जो भी रिश्ता है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक सेक्शन दिखेगा जो कि है श्रमिक के परिवार के सदस्यों का विवरण। क्योंकि हम एक श्रमिक कार्ड बना रहे हैं, क्योंकि श्रमिक कार्ड पर गवर्नमेंट की तरफ से कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, तो अगर आपका कार्ड बना हुआ है तो आपको तो बेनिफिट मिलता ही है, साथ में आपके परिवार के अंदर कोई भी बच्चे होते हैं उनको भी बेनिफिट दिया जाता है। यहाँ तक कि शादी अनुदान हो गया, आवास के लिए हो गया, एजुकेशन के लिए होगा, तो कई सारे तरीके से गवर्नमेंट बेनिफिट देती है। तो आपको अपने परिवार के जो भी डिपेंडेंट लोग हैं उनकी डिटेल भी यहाँ पर दर्ज कर लेना है। तो यहाँ पर अगर पहले से किसी का रजिस्ट्रेशन हो रखा है, अगर नंबर आपको पता है तो दर्ज कर सकते हो, नहीं पता इसे छोड़ देना है। सदस्य जो भी परिवार के हैं यहाँ पर उनका नाम हो जाएगा, उनका हिंदी लैंग्वेज के अंदर नाम हो जाएगा, मेल फीमेल जो भी जेंडर है सेलेक्ट करना है और जन्म तिथि यहाँ पर डेट, मंथ, ईयर या फिर कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो। अब इसके बाद में जो भी परिवार का जो सदस्य जिनका नाम आप ऐड कर रहे हो उनसे आपका क्या रिलेशन है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। एजुकेशन का क्वालिफिकेशन का लेवल क्या है यहाँ पर भी ऑप्शन दिखेंगे, तो इनका जो भी लेवल है सेलेक्ट करना है, जोड़े के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में अगला सेक्शन आपको दिखेगा जो कि है बैंक विवरण का।
क्योंकि सरकार की तरफ से कई बार क्या होता है, कुछ योजनाएँ ऐसी चलाई जाती हैं जैसे कि 1000 रुपए महीने जो गवर्नमेंट की तरफ से कोविड की तरफ से दिए गए थे। तो इसी तरीके से फ्यूचर के अंदर गवर्नमेंट कोई भी पैसे आपको देना चाहे तो वो पैसे आपके खाते के अंदर रिसीव हो पाएँ, इसके लिए आपको अपना जो अकाउंट नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। बैंक का जो आईएफएसओ कोड है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में खाता का प्रकार कैसा है, तो आपका जो खाता है बचत खाता है या फिर करंट अकाउंट है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर कोई भी ईपीएफ स्कीम के अंदर पहले से पंजीकृत है या फिर ईएसआईसी स्कीम के अंदर पंजीकृत हो तो आपको यहाँ पर बताना है। अगर नहीं रजिस्टर्ड हो तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। इसके बाद में आप सभी लोग पेज में नीचे की तरफ आओगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि पहले घोषणा पत्र जो हमें मैनुअली फिल करने की जरूरत होती थी, वो आप देखोगे कि आज की डेट में डिजिटल तरीके से यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। यहाँ पर श्रमिक के तौर पर पंजीकरण करने के लिए गवर्नमेंट का जो रूल है, कोई भी श्रमिक तब तक नहीं कहलाता है जब तक वो 1 साल के अंदर यानी कि 12 महीने के अंदर कम से कम 90 दिनों तक का श्रमिक का काम ना किया हो। तो यहाँ पर मिनिमम जो ड्यूरेशन है वो 90 दिनों का आपको फिल करना है। यहाँ पर आप सभी को ये दर्ज करने के लिए कैसे करना है बता देता हूँ। इसके लिए नियोजक यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पर नियोजक मतलब ये है कि जो भी आपका ठेकेदार है, जो भी कंपनी के साथ में आप काम कर रहे हो, तो उसका नियोजक जो है डिटेल यहाँ पर दर्ज करना है। तो नियोजक आपके केस में 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आप 2 या 3 दर्ज कर सकते हो। मेरे केस में जैसे कि हम 1 यहाँ पर दर्ज करेंगे और इसके बाद में हमने क्या काम किया है, लिस्ट आ जाएगी। तो कार्य का जो प्रकार है, जो भी आपने इससे पहले श्रमिक का काम किया हुआ है, वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी को बताना है कि कितने दिनों तक आपने श्रमिक के तौर पर काम किया है, तो कम से कम 90 दिन होना चाहिए, तभी आप एक श्रमिक कहलाते हो। तो 90 दिन तो मिनिमम फिल ही करना है। इसके बाद में जहाँ पर कार्य किया है, उस कार्य का जो स्थल है, स्थान के बारे में बताना है, तो यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। भवन स्वामी या फिर ठेकेदार जो नियोजक की हम बात कर रहे थे, उसका जो है यहाँ पर डिटेल आपको दर्ज करना है। बेसिकली उसका नाम हो जाएगा और साथ ही में उसका जो मोबाइल नंबर है वो आपको दर्ज करना है। और इतना करने के बाद में सबमिट करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो डिटेल है वो सेव हो चुकी है। अगला जो पेज आएगा वो है फीस पेमेंट का। अगर आप 2 सालों के लिए लेना चाहो, क्योंकि हर साल ये श्रमिक कार्ड रिन्यू करना होता है, तो 2 साल या फिर 3 सालों के लिए लेना चाहते हो तो वही जो फीस है आपकी कैलकुलेट होकर के बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ 1 ही साल के लिए भी कर लूँ, बाद में हम रिन्यू कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में हम यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को रीड कर लेंगे और फाइनल लॉक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन का एक रेफरेंस नंबर यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। ये जो नंबर हमें अपने पास में नोट कर लेना है। हमारा जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर हो चुका है, रेफरेंस नंबर आ चुका है, लेकिन अभी फीस का पेमेंट नहीं किया है। इस वजह से अभी ये जो फॉर्म है गवर्नमेंट के पास में सेंड नहीं हुआ है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो भुगतान करना है। हम भुगतान के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप चाहो अपनी फीस, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड, मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। किसी भी मेथड से आप अपना जो फीस का पेमेंट है वो कर सकते हो। जैसे कि छोटा सा पेमेंट है 20 रुपए का, हम चाहते हैं यहाँ पर यूपीआई के जरिए पेमेंट कर पाएं, तो हम चाहें यूपीआई आईडी मैनुअली दर्ज कर सकते हैं या फिर क्यूआर कोड वाला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करके हम क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ये जो फीस है 20 रुपए की हम पेमेंट कर सकते हैं। और हमारा जो पेमेंट है सफलतापूर्वक हो चुका है और हमारे सामने कुछ इस तरीके का थैंक यू का जो मैसेज है वो आ चुका है। हम ये जो रिसीप्ट है इसे अपने पास में प्रिंट करके रख लेंगे। हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सफलतापूर्वक हो चुका है। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद में श्रमिक का एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जो श्रमिक कार्ड जिसे कहा जाता है, वो आपको कैसे डाउनलोड करना है बता देता हूँ। इसके लिए आपको होम पेज पर ही एक ऑप्शन दिखेगा श्रमिक सर्टिफिकेट का। तो यहाँ पर हमें डाउनलोड करके ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमें पंजीकरण संख्या दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। जो स्लिप पर मैंने नंबर आपको बताया था, जो मैंने नोट कराया था, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है और इसके बाद में कैप्चा कोड सेम दर्ज करना है। सर्च करके ऑप्शन पे क्लिक करोगे, एक ओटीपी आएगा, यहाँ पर हम दर्ज करेंगे, प्रमाणित करके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो श्रमिक कार्ड है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर इस श्रमिक कार्ड पर आपका नाम हो गया, साथ ही में आपका एड्रेस हो गया और आपका जो पंजीकरण संख्या है वो यहाँ पर मेंशन किया गया। अब गवर्नमेंट की तरफ से श्रमिकों के लिए ढेरों योजनाएं चलाई जाती हैं। अगर आप देखना चाहो तो योजना का यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, योजना के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से श्रमिकों को दिया जाता है, तो यहाँ पर आकर के आप देख